हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और आज हम सल्तनत काल को समाप्त करेंगे। और आज जो आपका लास्ट राजवंश है लोदी वंश, इसके जो महत्वपूर्ण 2 शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। आप लोगों ने कल बहलोल लोदी के बारे में पढ़ा था। आज सिकंदर लोदी और जो लास्ट शासक हैं इब्राहिम लोदी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपका जो क्लास है ये सिकंदर लोदी, इनका जो कार्यकाल है ये आप देखेंगे 1489 से 1517 ईस्वी तक है। और इम्पॉर्टेंट है ये लोदी वंश के सबसे शक्तिशाली या सबसे महान शासक हैं। इन्होंने ही लोदी साम्राज्य का विस्तार भी किया और जो राजा का पद होता है उसे महत्वपूर्ण बनाया। इसके पहले आपने देखा था कि जो बहलोल लोदी हैं उन्होंने अपने आप को कभी सिंहासन पर नहीं बैठाया या अपने आप को कभी राजा नहीं समझा। उन्होंने अपने सरदारों के समकक्ष ही अपने आप को रखा और सबको बराबर का अधिकार दिया या बराबर का व्यवहार किया। लेकिन जो सिकंदर लोदी हैं जब ये शासक बनते हैं तो ये राजा का जो पद है और प्रतिष्ठा है इसको बढ़ाने का या स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अपने सरदारों को अपने अंडर में लेकर आते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो मेरे सरदार हैं अगर मैं उनको ऑर्डर दे दूं और एक पालकी में अपने जो गुलाम हैं उनको बैठा दूं तो मेरे सरदार उन्हें अपने कंधों पर उठा कर ले जाएंगे। ये स्थिति अब राजा की हो गई है। और इन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया, बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने वापस जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने एक महत्वपूर्ण वर्क किया है। आगरा जो नगर है इन्होंने ही बसाया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि आगरा नगर जो है उसको किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने ही इसको बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वापस जौनपुर पर अधिकार किया, बिहार को भी जो है सल्तनत जो साम्राज्य है उसमें मिलाने का काम किया था। तो जो सिकंदर लोदी हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कला और साहित्य के संरक्षक भी हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो मुस्लिम धर्म की रूढ़ियाँ हैं या जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको भी दूर करने का प्रयास किया था। खास करके इन्होंने जो मुहर्रम का ताजिया निकलता है उसे बंद करवा दिया था। और जो महिलाएं पीर के और जो इस तरह के मतलब आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके मज़ारों पर जाती थी, उस पर भी रोक लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। प्रारंभिक नाम इनका निज़ाम शाह था। इम्पोर्टेंट है बच्चों, नाम याद रखेंगे। और इसने अफ़गान सरदारों के से समानता का जो व्यवहार था उसे त्याग दिया या ख़त्म कर दिया। सुल्तान को सर्वोच्च मानने के लिए बाध्य किया लोगों को। और इन्होंने स्वयं ही कहा है कि अगर मैं अपने सरदारों को जो हुक्म दे दूं और गुलामों को पालकी में बैठा दूं तो वो अपने कंधों पर उठा कर ले जाएंगे। इतनी ज़्यादा उनका जो है प्रभुत्व है। इसके अलावा इन्होंने जौनपुर को वापस साम्राज्य में मिला लिया था। इम्पोर्टेंट है, जौनपुर को इन्होंने वापस साम्राज्य में मिलाया है, जो कि इसके पहले आप देखेंगे बहलोल लोदी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा उस पर अधिकार नहीं था। उसको उन्होंने पूरी तरह से अपने साम्राज्य में मिला लिया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ क्षेत्रों को जीता है, जैसे कि आप देखेंगे जो बिहार का क्षेत्र है इसको भी सल्तनत साम्राज्य में मिलाया था। और इन्होंने कुछ राजपूत क्षेत्रों को भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। उस समय जो छोटे छोटे राजपूत राज्य थे उनको इन्होंने विजित किया और सल्तनत का जो साम्राज्य है उसमें मिलाने का प्रयास किया। इसके अलावा आप देखेंगे जो ग्वालियर का क्षेत्र है, ग्वालियर पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन आप देखेंगे सिकंदर लोदी क्या करते हैं, इसको शामिल नहीं कर पाते हैं, ये उनके साम्राज्य में नहीं शामिल हो पाता। जो ग्वालियर का किला है काफ़ी मजबूत था और इसको जीत पाना आसान नहीं होता था, या बहुत कम शासक ही ग्वालियर के किले को विजिट कर पाए हैं, तो ये भी विजिट करने में असफल रहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा आप देखेंगे आगरा नामक इन्होंने नगर बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और इसको इन्होंने अपनी राजधानी भी बना दी थी। और यहाँ पर इन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम बादलगढ़ का किला था, यानी कि इस किले का नाम इन्होंने बादलगढ़ का किला रखा था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है किला। और 1506 में इन्होंने इसको अपनी राजधानी बना ली थी, यानी कि दिल्ली से जो राजधानी है इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था आगरा को। और ये कब किया था, तो 1506 में किया था। और इसके पहले इन्होंने किले का निर्माण किया और जो है नगर बसाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चल के आप देखेंगे मुगल काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और अकबर जो है यहाँ पर किले का निर्माण कराएंगे। और आगे चल के जो अकबर हैं वो अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर लेकर के चले जाएंगे। तो ये राजधानी परिवर्तन जो है होता रहता है। लेकिन जो दिल्ली है ये काफ़ी दीर्घ समय तक जो है मुगलों की राजधानी बनी रहती है। आगे है इन्होंने क्या किया है, और इन्होंने गुप्तचर विभाग
को सशक्त बनाया है, यानी कि इनके शासनकाल में जो गुप्तचर विभाग है वो काफ़ी सशक्त है, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। और उसका जो पता है चलता है कि इनके जो विरुद्ध कुछ सरदार थे, खास करके 22 सरदार जो इन्हें पसंद नहीं करते थे या इनके नीतियों से असंतुष्ट थे, वो लोग इनके छोटे भाई फतह खां को शासक बनाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। और इस बात का जो खबर है, फतेह खां खुद अपने शिक्षक और अपनी माँ के कहने पर सुल्तान को दे देते हैं। और जब सुल्तान को ये चीज़ पता चलती है तो इन 22 सरदारों को ये जो है मरवा देते हैं या उनकी हत्याएं करवा देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इनका जो गुप्तचर विभाग है काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारा काम किया है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया और वो असफल रहा। सिकंदर लोदी जो हैं वो क्या हैं, एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक हैं। ये अपने न्याय के लिए भी जाने जाते हैं और इन्होंने कोशिश किया कि जो व्यापार और वाणिज्य है उसका भी जो है अच्छे से विस्तार हो सल्तनत में, ये भी फले फूले, क्योंकि जब वाणिज्य, व्यापार और कृषि अच्छा होता है तो समृद्धि आती है और जो साम्राज्य है वो विकास करता है। तो इन्होंने प्रयास किया कि इन सारे क्षेत्रों में जो है विकास हो। इन्होंने भूमि माप के लिए एक पैमाना भी चलाया था, अपने ही नाम पर ये पैमाना चलाया, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गज सिकंदरी एग्जाम में आता है कि गज सिकंदरी किसने चलाया है या किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल से संबंधित है। और ये 30 इंच का हुआ करता था, ये भी ध्यान देंगे, एग्जाम में कभी कभी और डीप क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पूछ लेता है कि कितने इंच का हुआ करता था। तो ये 30 इंच का हुआ करता था बच्चों, ध्यान देंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खाद्यान्नों पर से जो जकात कर था उसको हटा दिया। जो जकात नामक कर था जो खाद्यान्नों पर यानी कि अनाजों पर लगता था उसको इन्होंने हटा दिया था, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ काम किए हैं, जैसे आप देखेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से सिकंदर जो है वो असहिष्णु है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से नहीं देखते हैं या नहीं पसंद करते हैं। राजकीय जो संरक्षण है ये सारे धर्मों को इनके शासनकाल में नहीं मिलता है और इसी को आप कहेंगे असहिष्णुता। जब हम किसी धर्म के प्रति हमारी जो सहनशीलता है, जो उदारता है वो ख़त्म हो जाए और हम किसी एक धर्म को संरक्षण दें और बाकियों को हम डिस्टर्ब करें या उसे नष्ट करने का काम करें तो उसे असहिष्णु कहा जाता है। और वो व्यक्ति या वो शासक जो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, सभी धर्मों को संरक्षण देता है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सारे धर्म उसके शासनकाल में फलते हैं फूलते हैं, तो उसे सहिष्णु कहा जाता है। और हमारे इतिहास में 2 शासक जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इस कार्य के लिए। हालांकि भारत में जो शासक हुए हैं उसमें बहुत कम ही शासक हैं जो असहिष्णु थे। मोस्टली यह हमारे यहाँ की धरती और संस्कृति और सभ्यता का इतना बढ़िया प्रभाव है कि हमारे यहाँ के जो शासक हैं वो मोस्टली सहिष्णु हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। और अकबर और अशोक का नाम तो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊपर लिया जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में सभी धर्मों को संरक्षण दिया और किसी को प्रताड़ित नहीं किया है। और ये हमारी संस्कृति की बहुत ही बेहतरीन विशिष्टता है कि हमारे यहाँ इस तरह की क्रूरता वाले कार्य राजाओं के द्वारा कम किए गए हैं। जिस तरह के क्रूरता वाले कार्य आप देखेंगे विदेशी शासकों के द्वारा किए जाते थे, ऐसा कार्य हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता है या बहुत कम देखने को मिलता है। आप देखेंगे हमारा जो देश है ये प्राचीन काल से लेकर के आज तक जिन लोगों को दूसरी जगह से भगाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका शरण स्थली रहा है। आपने देखा है एंशिएंट काल में किस तरह से ईरानियों को भी हमने जो है अपने यहाँ पूरा जो है एक तरीके से संरक्षण दिया। इसके अलावा आपने देखा शकों ने आक्रमण किया और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार किया और वो यहीं पे बस गए, यहीं पे रहे, वापस नहीं गए। इसके बाद कुषाणों का आक्रमण हुआ और वो भी हमारे क्षेत्र में रह गए, बस गए, वापस नहीं गए। इसके बाद आपने देखा मंगोलों के भय से मध्य एशिया के बहुत सारे लोग अपनी जान बचा करके भारत में शरण लेने पहुंच गए थे और उन्होंने भी भारत में रहना पसंद किया क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजा हैं वो अच्छे हुआ करते थे। ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इतना बुरा नहीं था। आपने ये भी देखा कि जो मध्यकालीन भारत है इसमें बहुत सारे मंगोलों ने भी दिल्ली के पास रहना पसंद किया। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आधुनिक भारत में जो हिटलर का टाइम आता है तो हिटलर बहुत सारे यहूदियों को जब मार के भगाते हैं जर्मनी से तो वो भी भारत में आकर के बसते हैं। आप और भी ज़्यादा जो है आधुनिक चीज़ें में जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे बांग्लादेश से बहुत सारे जो मुस्लिम भाइयों को जो है मार करके भगाया गया था और इंदिरा गांधी के शासनकाल में उनको भी भारत में बहुत ज़्यादा
संरक्षण और सहायता मिला था। इसके अलावा आप देखेंगे जो म्यांमार है, वहाँ के जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनको भी जब वहाँ से भगाया गया तो उन्होंने भारत में संरक्षण पाया था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है या जो लोग हैं, उन्होंने विदेशियों को अपने यहाँ संरक्षण दिया या उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि भारत से किसी को मार के भगाया गया हो और उसे दूसरे देशों में संरक्षण मिला हो। लेकिन हमने पुराने टाइम से या प्राचीन काल से लेकर के आज तक लोगों को संरक्षण दिया है और हमारे यहाँ यही रीज़न है कि पूरे विश्व के जो लोग हैं या जो पूरे विश्व की जो मानने वाले अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले लोगों का भरमार है, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमने सारे लोगों को जो है जगह दी है अपनी संस्कृति में, अपने दिलों में, अपने समाज में, हर जगह। हालांकि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब हर चीज़ पे दबाव बढ़ रहा है, तो अब लोगों को सोचना पड़ रहा है कि हमें भी अब रोक लगाना चाहिए जो लोग विदेशों से आ रहे हैं। लेकिन ये तो सही है कि अगर किसी के पास रहने की जगह ना हो और कहीं जगह मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो नेचर करे कि ये स्थिति अच्छी बनी रहे और जो भी हमारे यहाँ आए हम उसे अपने यहाँ जगह दे पाएँ और इतना हमारे यहाँ नेचुरली जो है चीज़ें उपलब्ध हों या हमारे यहाँ जो संसाधन है वो इतना प्रचुर हो कि हम हर किसी की मदद कर सकें जैसे आज तक हम करते आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के जो शासक रहे हैं, बहुत कम शासक थे जो जनता के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करते थे। मोस्टली जो शासक थे बहुत उदार थे और बहुत अच्छे थे और पूरे विश्व में शायद इस तरह की उदारता का मिसाल नहीं मिलता है कि जो मुस्लिम शासक हो और वो सारे धर्मों को इतना ज़्यादा सम्मान दे या उनको भी समान रूप से फलने फूलने दे जैसे अकबर, और कोई ऐसा हिंदू शासक या बौद्ध धर्म का मानने वाला और कहीं नहीं होगा जैसा कि आप देखेंगे अशोक। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में। भारत अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, तो उसकी तो कितनी भी तारीफ करें कम है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने असहिष्णुता की नीति का पालन किया था और उसके तहत इन्होंने क्या किया है, नागरकोट और मथुरा, इसके अलावा नरवर और इसके अलावा चंदेरी और ऐसे बहुत सारे स्थानों की जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़ा, उन मूर्तियों को तोड़ा और वहाँ पे दूसरी चीज़ों का निर्माण किया। तो ये इनकी असहिष्णुता की नीति को दिखाता है कि ये दूसरे धर्मों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सिकंदर ने क्या किया है, बोधन नामक व्यक्ति को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि बोधन नामक जो व्यक्ति था वो कह रहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम है ये दोनों धर्म एक समान है, दोनों धर्म जो है वो सत्य हैं, सच्चाई है दोनों धर्मों में। इसीलिए सिकंदर लोदी ने इन्हें क्या किया है, इन्हें फांसी दे दी या इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। तो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने मुहर्रम ताजिया निकालना भी बंद करवा दिया था। साथ ही जो मुसलमान स्त्रियां थी इनको पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पे रोक लगा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर फारसी भाषा का ज्ञाता था और ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन से शासक लिखते थे, तो ये सिकंदर लोदी हैं जो इस तरह की कविताओं को लिखा करते थे और ये नाम याद रखेंगे बच्चों, गुलरुखी। आगे है, इन्होंने क्या किया है, मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं के रूप में शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। इन्होंने प्रयास किया कि जो मस्जिद है उसे क्यों ना शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया जाए, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो जाकर के पढ़ाई करें, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है और यहाँ पे जो है फालतू का काम होता है। इस तरह के इनके सोच है। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए इन्होंने क्या किया है, विदेशों से विशेषज्ञ बुलाया है, शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला, और इनसे जो है कहा कि जो मुस्लिम शिक्षा है, जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, आप हमें उसके बारे में परामर्श करें। तो ये काम भी किया है सिकंदर लोदी ने। इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के आदेश पर एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक, जो आयुर्वेद पर है और उसका जो है अनुवाद किया गया फिरहंगे सिकंदरी के नाम से। ये आयुर्वेदिक पुस्तक है और उसका अनुवाद हुआ है फारसी में फिरहंगे सिकंदरी के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है कि फिरहंगे सिकंदरी क्या है। तो एक अनुवादित पुस्तक है जो कि आयुर्वेद पर जो है लिखी गई थी। आगे है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। सिकंदर के समय में जो है गान विद्या पर श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना की गई और उसका नाम था लज्जत-ए सिकंदरी। ये गायन विद्या भी थी, यानी कि जो म्यूज़िक, जो सॉन्ग होते हैं उन पर आधारित है लज्जत-ए सिकंदरी, और ये भी सिकंदर के शासनकाल से संबंधित है।
सिकंदर को जो है म्यूज़िक या कहिए कि सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इन्होंने इस तरह की चीज़ों को भी संरक्षण दिया है। आगे है ये जो सिकंदर ने लिखवाई थी लज्जत सिकंदरी, जो एक गायन पे आधारित है। ये लिखा किसने है? तो मियाँ भुआ नाम के व्यक्ति ने लिखा है। इम्पॉर्टेंट है मियाँ भुआ का नाम। इसके अलावा इन्होंने भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ भी इसे माना जाता है, जो लज्जत सिकंदरी है, जिसको मियाँ भुआ ने लिखा है। ये भारतीय आप देखेंगे संगीत का फारसी ग्रंथ है, जो कि पहला ग्रंथ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। सिकंदर ने दिल्ली में अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाया था और ये मियाँ भुआ द्वारा निर्मित कराया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने अपने पिता जो बहलोल लोदी हैं उनके लिए मकबरा बनवाया है, और वो जो मकबरा है वो बनवाने वाले कौन है? मियाँ भुआ हैं। इन्हीं के संरक्षण में या देख रेख में ये बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली का जो मोठ मस्जिद है, एग्जाम में आता है कि मोठ मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है, और किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल से संबंधित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। लोदी काल के स्थापत्य का सबसे अच्छा नमूना जो है वो मोठ का मस्जिद है, जो दिल्ली में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। आगे हैं जो नेक्स्ट शासक हैं वो है इब्राहिम लोदी, और इनका जो शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी है। ये सबसे आप देखेंगे इन तीनों शासकों में सबसे कमज़ोर शासक हैं, या एक तरीके से कहिए विलासी शासक हैं। इनके जो अमीर हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनसे नाराज़ रहा करते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रशासन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो बाबर हैं वो भारत पर आक्रमण करेंगे और पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्हें हराएंगे। और ऐसे राजा हैं जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरे थे, तो अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आता है कि कौन सा शासक था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था, तो इब्राहिम लोदी हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इब्राहिम लोदी के समय में अफगान अमीर दरिया खां लोहानी ने स्वयं को बिहार में स्वतंत्र कर लिया था। यानी कि जो दरिया खां लोहानी है, बिहार में इनका अपना काम चल रहा था, ये सरदार थे वहाँ के, लेकिन इन्होंने वहाँ के जो जागीरें हैं उसको स्वतंत्र करके वहाँ शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। आगे है, और उनके पुत्र जो बहार खां हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को पूरी तरह से सुल्तान की उपाधि देते हैं या सुल्तान के रूप में स्थापित कर लेते हैं। और उसी समय पंजाब का जो गवर्नर है दौलत खां लोदी, ये भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है। इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने ग्वालियर को जीता तो था, लेकिन ये भी बहुत दिनों तक इनके अंडर में नहीं रह पाता है। ग्वालियर को जीतने का प्रयास आप देख रहे थे सिकंदर लोदी ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। जो इब्राहिम लोदी हैं ये सफल तो हुए, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक इनके संरक्षण में या इनके अंडर में नहीं रहता है, और ये जो है स्वतंत्र हो जाता है। और इन्हीं के समय में आप देख रहे हैं कि जो बिहार है, जो पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे हैं और अपने आप को शासक घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब इनका जो प्रशासन है या जो इनका सैन्य नेतृत्व है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। आगे है, इनका युद्ध मेवाड़ के शासक के साथ भी हुआ था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा सांगा थे, और ये जो युद्ध हुआ है ये 1518 में, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और युद्ध का नाम है घटोली। ये एग्जाम में आता है कि घटोली का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। घटोली का युद्ध हुआ कब था? तो 1518 में हुआ था, इसलिए डेट और पर्सन दोनों याद रखेंगे, और युद्ध का नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप देखेंगे जो राणा सांगा है उन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित भी कर दिया था, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम लोदी के व्यवहार से दुखी होकर उनके चाचा आलम शाह ने सिंहासन पर अपना दावा प्रस्तुत किया। आलम शाह ने कहा कि आपसे काम नहीं हो रहा है, आप सिंहासन छोड़ दीजिए और सिंहासन का काम हम देखेंगे, या जो साम्राज्य है उसे हम संभालेंगे। लेकिन इब्राहिम लोदी इसके लिए तैयार नहीं होते, और जो शाह आलम है इन्हें जो है अपने साम्राज्य से निकाल देते हैं, और ये गुजरात के एक दूसरे शासक के यहाँ जा कर के शरण लेते हैं, और वहाँ से ये जो बाबर हैं उनको पत्र लिखते हैं कि आप आइए और भारत पर आक्रमण कीजिए। इसके अलावा ये काबुल में बाबर से मिलने भी जाते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। माना जाता है कि इन्होंने बाबर को न्योता दिया था, और राणा सांगा को भी कहा जाता है कि उन्होंने भी बाबर को भारत में बुलाया था। तो इसलिए दो पर्सन है जिन्होंने बाबर से संपर्क किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि इन्होंने सहायता की अपील की थी, और ये काबुल भी गए थे। इनके विरुद्ध पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने भी विद्रोह किया, और अंततः 12 अप्रैल, डेट याद रखेंगे बच्चों, कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर के योग्य सेनापतित्व
श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली और तोपखाने की वजह से बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मार दिए गए थे। तो ये प्रथम युद्ध था पानीपत का, जिसमें इब्राहिम लोदी हारेंगे और इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है उसका समाप्ति हो जाएगा, लोदी वंश समाप्त हो जाएगा और जो मुगल वंश है उसकी स्थापना होगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, ये एग्ज़ाम में आता है और आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ शासक हैं, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया है, जिसमें आप देखेंगे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार को जो बनवाने वाले हैं वो ऐबक हैं, और इल्तुतमिश का मकबरा, इसके अलावा सुल्तान गढ़ी का मकबरा। ये जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है जो शासक हैं इल्तुतमिश, इन्होंने अपने बड़े पुत्र जिनका नाम नसरुद्दीन महमूद था उन्हीं की याद में बनाया था, क्योंकि जो नसरुद्दीन महमूद है ये मंगोलों से लड़ते हुए युद्ध भूमि में मार दिए गए थे और उन्हीं को जो है ये शासक बनाना चाहते थे और उन्हीं की याद में उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो सुल्तान गढ़ी का मकबरा है ये किसके नाम पर बना था, ये किसको समर्पित है, तो ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है जो इल्तुतमिश के बड़े बेटे हैं। तो ये जो मकबरा है, और आप देखेंगे हौज ए शम्सी, ये 3 चीज़ें जो हैं बनाने वाले हैं इल्तुतमिश ने अपना मकबरा भी बनाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा भी बनवाया था और हौज ए शम्सी नामक एक जो है जगह है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इन्होंने ही बनवाया है। ये सारी चीज़ें इल्तुतमिश से संबंधित है। बलबन का मकबरा, और ये जो मकबरा है ये बलबन ने बनवाया है, इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने अपना मकबरा खुद बनवाया है। इन्होंने ज़्यादातर स्थापत्य निर्माण नहीं किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक ही स्थापत्य है बलबन का मकबरा। इसके अलावा ऊखा मस्जिद, और जो ऊखा मस्जिद बनाने वाले हैं ये हैं मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने भी एक ही जो है बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊखा मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है अलाई दरवाज़ा, हजार स्तून और जमात खाना मस्जिद, हौज अलाई, सीरी किला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक एक जो नाम है आप लोगों को याद होना चाहिए। ये अलाउद्दीन खिलजी ने सारी चीज़ें बनवाई हैं। अलाई दरवाज़ा भी बनाया है। हजार सितून का मतलब होता है 1000 खंभों पर जो बना हुआ इमारत हो उसको 1000 सितून कहते हैं, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। इसके अलावा हौज अलाई और सीरी का किला, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया है। तो इनके शासनकाल से बहुत सारे स्थापत्य संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे तुगलकाबाद का किला और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये 2 जो इमारतें हैं बनवाने वाले कौन हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, आदिलाबाद का जो किला है और जहाँ पनाह नगर है ये MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। ये 2 इमारतें, आदिलाबाद का किला और जहाँ पनाह नगर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। इसके अलावा कोटला फिरोज शाह का मकबरा, ये दोनों जो है फिरोज तुगलक ने बनवाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोटला फिरोज शाह और फिरोज शाह का मकबरा। इसके अलावा खान ए जहां तेलंगानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनवाया है, तो जौना शाह ने बनवाया है, बहुत ही बढ़िया है ये क्वेश्चन। आगे है जामा मस्जिद, ये हुसैन शाह ने बनवाया है। ये जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाने वाले हुसैन शाह हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जिनको आपको देखना है। ये कूट में भी आता है और इंडिविजुअल भी आता है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए ये। आगे है सल्तनत प्रशासन के महत्वपूर्ण विभाग एवं अधिकारी, कुछ यहाँ पे विभाग हैं और अधिकारी हैं, ये भी ज़्यादातर कूट में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। जिसमें आप देखेंगे एक जो विभाग है या अधिकारी का जो आप देखेंगे जहाँ पे लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं, सभा जैसे, इसको कहा जाता था वकील ये दर। और ये जो वकील ये दर था ये क्या करता था, पूरे महल और राज परिवार का जो है सुरक्षा का उत्तरदायित्व वकील ये दर के ऊपर होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो राजा है उनका जो महल है उसकी सुरक्षा का कौन करता है, या जो राज परिवार के लोग हैं उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, तो वकील ये दर के ऊपर होता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आपका दीवान ये रियासत। दीवान ये रियासत क्या है, ये बाजार नियंत्रण को लागू करने वाला अधिकारी है, यानी कि बाजार जो नियम है उसको तो बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन उसको बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत थी, या जो अधिकारी था जो ये सारी चीज़ों को लागू करवाता था उसी को कहा जाता था दीवान ये रियासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और है मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत क्या है, ये यहाँ पे जो राजा हैं
यहाँ पे अनौपचारिक लोगों से मिलते थे। अनौपचारिक लोगों में आप जानते हैं मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, विद्वान होते हैं, या ऐसे लोग जो राजा के बहुत करीबी होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे मित्र, परामर्शदाता, विद्वान, इनसे विचार विमर्श करता है राजा, यानी कि यहाँ पर्सनल लोग होते हैं जिनसे राजा विचार विमर्श किया करते हैं, और इसको कहा जाता था मजलिस ए खलवत। इसके अलावा आप देखेंगे बर्र खास, ये जो बर्र खास है यहाँ पर अनौपचारिक लोगों से जो राजा हैं वो मिलते थे। और इसमें आप देखेंगे मलिक, जो महत्वपूर्ण मलिक हुआ करते थे, महत्वपूर्ण जो अमीर हुआ करते थे, जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे उन सब से जो मिलने का काम करते थे और डिस्कशन करने का जो काम करते थे राजा लोग, ये करते थे बर्र खास में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है कि बर्र खास क्या है। तो राजा यहाँ पे अपने अनौपचारिक जो लोगों से मिलते थे, या कहिए कि यहाँ पर उनके प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। इसके अलावा आपका एक और भी है, आप देखेंगे इसको दीवान-ए वकूफ़। दीवान-ए वकूफ़ क्या है? तो ये व्यय के कागजातों की जांच करने वाला है दीवान-ए वकूफ़। सल्तनत काल में ये भी विभाग हुआ करता था जो व्यय के कागजातों की देखरेख करते थे। इसके अलावा आप देखेंगे खनीज, ये क्या है? खजीन। तो खजीन क्या है? ये क्या है? खजांची भी इसको कहा जाता है। कोषाध्यक्ष है, यानी कि जो कोष का देख रेख करेगा वो क्या कहेगा? खजीन कहलाता था सल्तनत काल में। इसके अलावा मुसरिफ ये मुमालिक, मुसरिफ ये मुमालिक कौन था? ये महालेखाकार था, जो सारी चीज़ें लिखने का काम करता था वो कौन करता था? ये मुसरिफ ये मुमालिक करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे मजूमदार, ये मजूमदार क्या करते थे? ये आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति था। मजूमदार जितना भी आय व्यय होता था उसका लेखा जोखा करता था या उसका हिसाब रखता था। इसके अलावा मुस्तौफी या मुमालिक, ये क्या है? ये लेखा परीक्षक हैं, यानी कि जितनी भी लिखित जानकारी है, जो लिखित चीज़ें रखी हुई हैं, दस्तावेज, उनका परीक्षण कौन करेगा? तो ये परीक्षण करने वाला जो अधिकारी है ये मुस्तौफी ये मुमालिक कहलाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुसरिफ ये मुमालिक ये लिखने का काम करेगा, लेकिन उसका परीक्षण कौन करेगा? तो मुस्तौफी ये मुमालिक। तो ये ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी विभाग हैं और अधिकारी हैं जिनको हमें देखना है, जिसमें आप देखेंगे दीवान-ए बंदगाह। जो दीवान-ए बंदगाह है मैंने इसके पहले भी बताया था, ये दासों का विभाग है, यानी कि दासों की देखभाल करने वाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो विभाग बनाया गया था उसे दीवान-ए बंदगान कहा जाता था। और इसका निर्माण करने वाले कौन है? तो इसको निर्माण किया था फिरोज़ तुगलक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राजा का नाम और विभाग का नाम, और किससे संबंधित है? तो दासों से संबंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे दान-ए-खैरात, ये क्या है? ये जो गरीब मुस्लिम होते थे उनको मदद करने के लिए, खास करके जो लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए जो शासक हैं वो मदद किया करते थे। और इसका जो गठन है किसने किया है दीवान-ए-खैरात का? तो ये भी फिरोज़ तुगलक ने किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिरोज़ तुगलक, इसको ध्यान देंगे आप लोग। आपका जो नेक्स्ट है वो है वकील-ए-दर। वकील-ए-दर कौन है? तो शाही कारखानों का निरीक्षक, यानी कि जितनी भी शाही कारखाने हुआ करते थे जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता था, चाहे वो आप देखेंगे कि इस्पात उद्योग हो या कपड़ा उद्योग हो या दूसरे धातुओं का कारखाना हो, राजा का अपना कारखाना हुआ करता था जिसमें लोगों को वर्क करना पड़ता था। कभी कभी लोगों से वहाँ पे बिगाड़ भी कराया जाता था। तो ये है वो शाही कारखाना, और इसका जो मेन अधिकारी है वो वकील-ए-दर हुआ करता था। इसके अलावा आप देखेंगे सर-ए-जानदार। ये जो सर-ए-जानदार है ये क्या है? ये राजा के पर्सनल अंगरक्षक हुआ करते थे, जो राजा को पर्सनली सुरक्षा देने का काम करते थे हर जगह, उन्हें कहा जाता था सर-ए-जानदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट जो है अमीर-ए-आखूर, ये पद भी बहुत चर्चा में रहा है। आपने देखा था रजिया के शासनकाल में अमीर-ए-आखूर के पद पर याकूत को नियुक्त किया गया था, जिनकी हत्या कर दी थी अमीरों ने। तो ये अमीर-ए-आखूर जो है ये शाही अस्तबल का प्रधान होता है, यानी कि जो घोड़ों का अस्तबल होता है उन सब की देखभाल करने का जो जिम्मा होता है वो अमीर-ए-आखूर के ऊपर होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है सहना-ए-पील। पील मीन्स होता है हाथी, और हाथियों का देखभाल करने वाला या जो हस्तीशाला का प्रधान होता है, जैसे ये अस्तबल का प्रधान है तो अमीर-ए-आखूर, और सहना-ए-पील ये हस्तीशाला का प्रधान होगा। यानी कि पहले के जो हमारे यहाँ युद्ध हुआ करते थे या जो राजा होते थे उनके यहाँ बड़े पैमाने पे हाथियाँ भी पाली जाती थी, और वो जंगी हाथियाँ हुआ करती थी जो युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। तो उनका भी अपना महत्व हुआ करता था, उसके लिए भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिन्हें सहना-ए-पील कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। इसके अलावा आप देखेंगे
कुछ पद हैं और वो पद जो हैं आप देखेंगे छोटे से बड़े की तरफ। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्रम में करने के लिए कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, उससे छोटा, या सबसे छोटा अधिकारी उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो सबसे बड़ा तो सुल्तान होगा और वो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होगा हर क्षेत्र का, चाहे वो न्याय का हो या प्रशासन का हो या सेनापति के रूप में हो। हर क्षेत्र में जो राजा है वो सर्वोच्च है और उसके नीचे सारे लोग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक। तो आप देखेंगे 10 सरखेल बराबर कितना होता है, 1 सिपह सालार, यानी कि 1 सिपह सालार के अंदर 10 सरखेल हुआ करते हैं और ये एक मानक है। इसके अलावा आप देखेंगे 10 सिपह सालार का मतलब होता है 1 अमीर, यानी कि 1 अमीर के अंदर 10 सिपह सालार हुआ करते थे। और 10 अमीर बराबर 1 मलिक, यानी कि 1 मलिक के अंदर 10 अमीर काम किया करते थे। और 10 मलिक बराबर आप देखेंगे 1 खान, यानी कि 1 खान के अंदर 10 मलिक काम किया करते थे। और 10 खान मतलब 1 सुल्तान, यानी कि 1 सुल्तान के अंदर 10 खान काम किया करेंगे। और उनके अंदर कौन काम करेगा, तो ये सारे लोग हैं। जो इस तरह से सीक्वेंस बनता था, सुल्तान सबसे ऊपर, उसके बाद खान और उसके बाद आप देखेंगे मलिक। ये एग्जाम में आता है सीक्वेंस, तो सबसे ऊपर राजा हो जाएंगे, उसके बाद खान, उसके बाद मलिक, फिर अमीर और सिपह सालार सबसे छोटा है। और कभी इस तरह से बनाने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान तो हमेशा सर्वोच्च पे होंगे और जो सिपह सालार हैं ये सबसे निम्न स्थान होगा। तो ये इनका सीक्वेंस है छोटे से लेकर के बड़े तक का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नेट में भी आया हुआ है और ये पीसीएस में भी आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान देना है। कुछ और भी महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें देखना है। सल्तनत कालीन में जो शासन है, यहाँ पर आप देखेंगे तोपों का निर्माण तो नहीं हुआ था, लेकिन उसी के प्रकृति जैसी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हमारे देश में हो चुका था, जिसका उपयोग युद्ध के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे किया जाता था। जिसमें आप देखेंगे जो पहला है ये है कुशकंजीर। ये कुशकंजीर क्या है, तो ये तोप का प्रारंभिक रूप है, यानी कि जो आधुनिक तोप है इसका प्रारंभिक जो रूप था, जो शुरुआत में बहुत बढ़िया नहीं था, उसको उस समय उपयोग किया जाता था युद्ध क्षेत्र में, जिसको कुशकंजीर कहा जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे अर्रादा। ये अर्रादा एग्जाम में आ चुका है कि अर्रादा क्या था, तो ऑप्शन में वहाँ पे दे दिया था पत्थर फेंकने वाली मशीन, तोप का प्रारंभिक रूप, गुलेल। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि अर्रादा क्या है, तो ये पत्थर फेंकने की मशीन हुआ करती थी। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, तो उसमें आपने देखा होगा कि पत्थर को किस तरह से वो लोग फेंक रहे थे, फंसा करके, अलग ही विधि थी। वैसे ही विधि का उपयोग पहले के युद्ध में किया जाता था। तो जो अर्रादा है ये पत्थर फेंकने का मशीन है। इसके अलावा आप देखेंगे चरख। चरख क्या है, ये शिला प्रक्षेपण मतलब जो है प्रक्षेपास्त्र है। प्रक्षेपास्त्र में होता है कि जो आप एक जगह से अपने निशाने को जो है टारगेट करें और उसको भेदने के लिए जो हथियार है उसको छोड़ दें। जैसे वर्तमान में आप देखते हैं जो मिसाइल्स है या जो बंदूक की गोलियां हैं, इस तरह के प्रक्षेपास्त्रों में आते हैं। और प्राचीन काल में धनुष बाण और भाले को इसके रूप में लिया जाता था। तो इस तरह से भी बनाया जाता था, जिसमें बड़े बड़े जो शिलाखंड हुआ करते थे ये बहुत बड़े हुआ करते थे। इनको जब फेंका जाता था तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को क्षति होती थी, तो उसके लिए भी बनाए गए थे, जिसको चरख कहा जाता था। इसके अलावा फलाखून। जो फलाखून क्या है, ये गुलेल है। ये भी पहले हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। खास करके जो हमारी जनजातियां हैं ये अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए गुलेल और तीर धनुष जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। तो गुलेल भी अपने आप में बढ़िया अस्त्र था लोगों का, जिससे वो घायल कर दिया करते थे लोगों को। इसके अलावा आप देखेंगे गरगज। गरगज क्या है, एक प्रकार का चलायमान मंच है जिसके सहारे अधिकतम ऊंचाई तक जाकर घेरा जा सकता है। ये एक तरह का मंच हुआ करता था जो चलायमान हुआ करता था, यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ऊपर ले जा करके पहुंचाया जा सकता था और इससे जो है घेरने का काम किया जाता था। यानी कि अगर कोई भागना चाहे तो उसे जो है ऊपर ही जा करके घेर लिया जाता था, ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ऐसी चीज़ों का भी सल्तनत काल में आविष्कार हो चुका था। ये तो बहुत अद्भुत चीज़ है। इसके अलावा आप देखेंगे सबत। सबत क्या है, ये है प्रक्षेपक से सुरक्षा प्रदान करने वाली सुरक्षित गाड़ी। यानी कि अगर कोई चीज़ राजा के ऊपर किले से फेंकी जा रही है तो उससे राजा को सुरक्षा कैसे मिलेगा। अगर उसे किले के दरवाजे तक जाना है तो उसके लिए उसे एक सुरक्षित चीज़ की ज़रूरत होती थी और वो जो सुरक्षित चीज़ होती थी उस समय सबत कहा जाता था। ये राजा की मदद करती थी किले के दीवार तक पहुंचने के लिए या किले के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। अगर इस पर किसी चीज़ से प्रहार किया जाता था तो राजा उसके पीछे छिप करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया करते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी जो आप देखेंगे सल्तनत काल में उपयोग में लाई जाती थी बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्र में। तो आज हमने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इसे आप लोगों को बार बार रिवाइज़ करना है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।